हेलो फ्रेंड्स, सत्या स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लीडिंग केस लेकर आई हूँ फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का। एक केस सीआरपीसी से रिलेटेड है, दंड प्रक्रिया संहिता जिसे कहते थे 1973, जिसका नाम चेंज होकर के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया है। तो चलिए उसी का केस डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, केस है राष्ट्रपति वर्सेस बच्चन। ये केस सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, जो कि केस जुलाई 28, 1980 का केस है। AIR 1981 SC। केस का सब्जेक्ट था कि इस मामले में यह बताया गया था कि धारा 145 के अंतर्गत अंतिम आदेश पारित करते समय शांति भंग का विद्यमान होना आवश्यक नहीं है, परंतु प्रारंभिक आदेश पारित करते समय इसका अस्तित्व में होना आवश्यक है। और इस केस का फैक्ट है, मजिस्ट्रेट ने पुलिस रिपोर्ट के आधार पर प्रतिवादियों के खिलाफ धारा 145 के तहत कार्रवाई शुरू की और 29 जुलाई 1976 को मजिस्ट्रेट ने शांति भंग होने के कारणों को बताते हुए एक प्रारंभिक आदेश जारी किया। इसके बाद पक्षों को अपने लिखित बयान दाखिल करने के लिए कहा गया। धारा 145 के तहत पूरी जांच के बाद मजिस्ट्रेट ने 17 जुलाई 1978 को अंतिम आदेश पारित किया, जिसमें अपीलकर्ता को विवादित भूमि पर कब्जा घोषित किया गया। इस केस का मुद्दा था कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करना उचित था। और इस केस का निर्णय आता है, अपील स्वीकार कर ली जाती है और उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करके तथा मजिस्ट्रेट के आदेश की पुष्टि की जाती है। इस केस में तर्क ये था कि उच्च न्यायालय ने पाया कि मजिस्ट्रेट का अंतिम आदेश त्रुटिपूर्ण था, क्योंकि इसमें शांति भंग की आशंका के अस्तित्व को स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया था। हालांकि विशुद्ध रूप से तकनीकी आधार पर मजिस्ट्रेट के आदेश में उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप गलत था। पीड़ित पक्ष के पास सिविल कोर्ट में स्पष्ट उपाय था, जिससे उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप अनुचित हो गया। इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण था और इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता था। तो फ्रेंड्स, इस केस का फैक्ट, इशू, डिसीजन और जजमेंट सब कुछ हम लोग जानेंगे। तो चलिए आगे हम जानते हैं कि यह केस एस मुर्तजा फजल अली द्वारा विशेष अनुमति द्वारा की गई इस अपील में कानून का एक छोटा सा मुद्दा शामिल है। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर प्रतिवादियों के खिलाफ मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 145 के तहत कार्रवाई शुरू की गई थी। 29 जुलाई 1976 को एक प्रारंभिक आदेश पारित करने के बाद, जिसमें मजिस्ट्रेट ने शांति भंग होने के बारे में अपने संतुष्ट होने के कारणों को दर्ज किया था और मजिस्ट्रेट ने पक्षों को अपना लिखित बयान दाखिल करने के लिए कहा। और फिर धारा 145 के अनुसार पूरी जांच के बाद मजिस्ट्रेट ने 17 जुलाई 1978 को अंतिम आदेश पारित किया, जिसमें अपीलकर्ता को विवादित भूमि पर कब्जा करने की घोषणा की गई। इस आदेश के खिलाफ प्रतिवादियों ने मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करने के लिए धारा 482 सीआरपीसी के तहत उच्च न्यायालय का रुख किया और उच्च न्यायालय ने पाया कि चूंकि अंतिम आदेश में मजिस्ट्रेट द्वारा कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकाला गया था कि शांति भंग होने की आशंका थी, इसलिए अंतिम आदेश खराब था और उच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार कर लिया और मामले को मजिस्ट्रेट को वापस भेज दिया। उन्होंने कहा कि पक्षों के वकीलों की बात सुनी और हमारी राय में उच्च न्यायालय ने यह मानकर गलती की है कि मजिस्ट्रेट का अंतिम आदेश इस आधार पर गलत है कि आदेश पारित किए जाने के समय शांति भंग होने का कोई निष्कर्ष नहीं था। इस बात पर विवाद नहीं है कि प्रारंभिक आदेश में मजिस्ट्रेट द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष दिया गया था कि शांति भंग होने की आशंका मौजूद थी, जो मजिस्ट्रेट को कार्यवाही शुरू करने का अधिकार देने के लिए पर्याप्त था। जब पक्षों ने अपने लिखित बयान दाखिल किए तो उन्होंने यह नहीं कहा कि पक्षों के बीच कोई विवाद नहीं था, लेकिन जबकि एक पक्ष ने कहा कि उनकी ओर से शांति भंग होने की कोई आशंका नहीं थी, दूसरे पक्ष ने यह रुख अपनाया कि शांति भंग होने की आशंका थी। इस तरह दोनों पक्षों द्वारा अपनाया गया रुख विरोधाभासी था। इसलिए हम मान लेना चाहिए कि शांति भंग होने की आशंका बनी रही है और ऐसा मामला नहीं था जहां यह कहा जा सके कि कोई विवाद मौजूद नहीं था, जैसा कि सीआरपीसी की धारा 145(5) के तहत आता है।
पक्षों द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात मजिस्ट्रेट ने अपीलकर्ता के पक्ष में अंतिम आदेश पारित किया और हाईकोर्ट ने सोचा कि मजिस्ट्रेट के लिए यह निष्कर्ष देना नितांत आवश्यक था कि अंतिम आदेश में भी शांति भंग की बात थी। यदि मजिस्ट्रेट ने मामले के इस पहलू पर भी निष्कर्ष दिया होता तो यह उचित होता, लेकिन परिस्थितियों के साथ यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि शांति भंग की आशंका मौजूद थी और मजिस्ट्रेट द्वारा पारित अंतिम आदेश में ऐसा निष्कर्ष निहित था। इसलिए मजिस्ट्रेट के लिए आवश्यक नहीं था कि वह प्रारंभिक आदेश और अंतिम आदेश में जो भी कुछ कहा था उसे दोहराए। इसके अलावा ऊपर वर्णित परिस्थितियों में अंतिम आदेश में मजिस्ट्रेट द्वारा निष्कर्ष की अनुपस्थिति मात्र ऐसा स्पष्ट दोष नहीं हो सकता है जिससे CRPC की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार को आकर्षित किया जा सके। इसलिए स्पष्ट है कि अंतिम आदेश पारित करते समय शांति भंग के अस्तित्व का निष्कर्ष आवश्यक नहीं है और न ही दंड प्रक्रिया संहिता में अंतिम आदेश में ऐसा निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता वाला कोई प्रावधान है। एक बार मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किए गए प्रारंभिक आदेश में शांति भंग के अस्तित्व को मानने के कारण बताए गए हैं तो यह आवश्यक नहीं है कि कार्यवाही के प्रत्येक चरण में शांति भंग जारी रहे जब तक कि यह दिखाने के लिए स्पष्ट साक्ष्य न हो कि विवाद समाप्त हो गया, ताकि मामले को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 की उपधारा 5 के दायरे में लाया जा सके। जब तक ऐसी कोई आकस्मिकता उत्पन्न न हो, कार्यवाही को धारा 145 की उपधारा 6 के तहत अंतिम आदेश में परिणत होने वाले तार्किक अंत तक ले जाना होगा। जैसा कि पहले ही संकेत दिया गया है कि पक्षों द्वारा लिए गए विरोधाभासी रुख स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि विवाद के समाप्त होने का कोई सवाल ही नहीं था, जिससे धारा 145 की उपधारा 5 के तहत आदेश को रद्द किया जा सके और न ही किसी पक्ष द्वारा मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई मामला पेश किया गया था। इसके अलावा यह अच्छी तरह से स्थापित है कि धारा 145 के तहत शांति भंग के अस्तित्व के बारे में संतुष्ट होना मजिस्ट्रेट के लिए है और एक बार जब वह प्रारंभिक आदेश में अपनी संतुष्टि दर्ज करता है तो पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय उन सामग्रियों की पर्याप्तता या अन्यथा पर विचार नहीं कर सकता है जिसके आधार पर मजिस्ट्रेट की संतुष्टि आधारित है। मजिस्ट्रेट को कार्रवाई शुरू करने से पहले यह संतुष्ट होना चाहिए कि अचल संपत्ति के बारे में कोई विवाद मौजूद है और इस तरह के विवाद से शांति भंग होने की संभावना है, लेकिन एक बार जब वह इन दो शर्तों से संतुष्ट हो जाता है तो धारा के अनुसार उसे उपधारा 1 के तहत एक प्रारंभिक आदेश पारित करना होगा और उसके बाद उपधारा 4 के तहत जांच करनी होगी और उपधारा 6 के तहत अंतिम आदेश पारित करना होगा। यह आवश्यक नहीं है कि अंतिम आदेश पारित करने के समय शांति भंग होने की आशंका बनी रहे या ना बनी रहे। धारा 145 के तहत जांच इस सवाल तक सीमित है कि प्रारंभिक आदेश की तारीख को वास्तव में किसका कब्जा था, भले ही पक्षों के अधिकार कुछ भी हो। उच्च न्यायालय अपने परीक्षण अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में मजिस्ट्रेट को संतुष्ट करने वाली सामग्री की पर्याप्तता के सवाल पर विचार नहीं करेगा, ताकि यह मानते हुए कि मजिस्ट्रेट की ओर से अपने अंतिम आदेश में शांति भंग होने का उल्लेख करने में चूक हुई थी। यह प्रक्रिया त्रुटि होने के कारण स्पष्ट रूप से सुधार योग्य अनियमितता के दायरे में आती है, जो मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को अमान्य करने के लिए पर्याप्त नहीं है, खासकर जब इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया जिससे किसी भी पक्ष को कोई नुकसान हुआ हो, जिन्हें अदालत के समक्ष अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूरा अवसर मिला था। इसलिए जब पीड़ित पक्ष के पास सिविल अदालत में स्पष्ट उपाय था तो विशुद्ध तकनीकी आधार पर मजिस्ट्रेट के आदेश में हस्तक्षेप करना उच्च न्यायालय की ओर से सही नहीं था। इन कारणों से हम इस बात से संतुष्ट हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण है और इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता और अपील स्वीकार कर ली जाती है। उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया जाता है और मजिस्ट्रेट के आदेश की पुष्टि कर दी जाती है। इस केस का प्रतिपादित सिद्धांत है कि फर्स्ट, धारा 145 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्राथमिक आदेश पारित करने से पूर्व मजिस्ट्रेट के लिए आवश्यक है कि वो अपनी संतुष्टि के लिए जांच ले कि शांति भंग होने की आशंका विद्यमान है। और दूसरा, धारा 145 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अंतिम आदेश पारित करते समय यह उल्लेखित करना कि शांति भंग होने की संभावना है, यह आवश्यक नहीं है।
तो दोस्तों आपको केस डिस्कशन कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छा लगे मेरा वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।